Today we are going to start a new chapter in biology and the name of that chapter is plant growth and development. ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का लास्ट चैप्टर है और इस चैप्टर का नेचर थोड़ा अलग तरीके से है, तो इसको पढ़ने का तरीका भी थोड़ा अलग है। इसके अंदर हम लोग जो है सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे हम ह्यूमंस के केस में हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं, वैसे ही प्लांट्स के केस में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात होगी। इनके लिए और क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, वो क्या क्या है। हम लोग इनको प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस कह सकते हैं, प्लांट हार्मोन कह सकते हैं, या फाइटो हार्मोन्स भी हम लोग इनको कह सकते हैं। बात करें हम लोग कि कितने हैं ये, तो हमारे सिलेबस में हमें 5 के बारे में पढ़ना है। पहला है हमारा ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड कहो इसको, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन और पांचवा हमारा एब्सिसिक एसिड। बात करें इथाइलिन के बारे में, तो इथाइलिन इज़ दी ओनली गैशियस हार्मोन, गैशियस फाइटो हार्मोन। और एब्सिसिक एसिड के बारे में ये खास बात है कि ये है हमारा उल्टा आदमी, कि नेगेटिव काम को प्रमोट करता है और पॉजिटिव काम को इनहिबिट करता है। और बाकी के बारे में ये क्या है, हमारा जो एब्सिसिक एसिड है ये इसके बारे में बताया, ये नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव करता है। ये तीनों जो हैं इन जनरल ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। और हमारा जो इथाइलिन है ये इसका क्या काम है, कभी ये इस कैटेगरी का हो जाता है, कभी ये इस कैटेगरी का होने को मिलता है। बहरहाल हम लोग एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बात करते हैं इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो एनसीईआरटी बहुत मज़े की बात कहती है कि इंटरेस्टिंगली डिस्कवरी जो पांचों की है वो कैसी हुई है, एक्सीडेंटली हुई है। Interestingly, the discovery of each of the 5 major groups of PGRs have been accidental. अब एनसीईआरटी ने 5 के बारे में बताना है, तो इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताया हुआ है डार्विन एंड डार्विन काम कर रहे थे और फिर एफडब्ल्यू वेंट ने क्या देखा, तो ये बात आ रही है हमारी ऑक्सिन के केस में। तो ये पैराग्राफ डेडिकेटेड है हमारे ऑक्सिन के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा ये बकेन फूलिश सीडलिंग डिजीज़ जो कहते हैं हमारे चावल के पेड़ों में, उसको क्या होता है, उस ये केस है हमारा जिब्रेलिक एसिड का। फिर ये तीसरा पैराग्राफ एनसीईआरटी ने डेडिकेट किया है काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन को। अगला पैराग्राफ जो है हमारा एब्सिसिक एसिड के लिए दिया गया है। और लास्ट में 2 कज़न भाई एच कजिन्स, ऐसे नाम याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, एच कजिन्स थे हमारे साइंटिस्ट। इन्होंने क्या किया था, इथाइलिन के बारे में डिस्कवरी करी। बहरहाल हम लोग अब स्टार्ट करें तो हमें सबसे पहले तो ये नाम याद रखना है। जिस तरीके से मैंने आइसोलेशन किया है, अंडरलाइन हाईलाइट किया है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो ये वाला जो बहुत हाई टेक्सचुअल कंटेंट है इसके अंदर, इसको याद करने का फॉर्मेट इजी हो जाएगा आपका। अब डार्विन और डार्विन का बेटा चार्ल्स डार्विन और डार्विन का बेटा फ्रांसिस डार्विन, यानी डार्विन एंड डार्विन साइंटिस्ट थे। किसके ऊपर काम कर रहे थे, ये काम कर रहे थे कॉलियोप्टाइल ऑफ द कैनरी ग्रास के ऊपर। अब कॉलियोप्टाइल क्या होता है, मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर ये पढ़ा था कि हमारा जो मोनोकॉट का सीड होता है, अब आप ये देखो कैनरी ग्रास क्या है, ग्रास एक मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट का जब सीड होगा तो ये सीड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ये डायग्राम याद रखना, एनसीईआरटी का डायग्राम कोई भी भूलना नहीं है। हमारे इस सीड के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये हमारी एलियोरॉन लेयर है, ये बीच में हमारा एंडोस्पर्म भरा हुआ है। एलियोरॉन लेयर ने क्या काम किया है, एंडोस्पर्म को सेपरेट किया है हमारे एम्ब्रियो से। आप इस चीज़ को देख सकते हो कि एम्ब्रियो को सेपरेट कर दिया एंडोस्पर्म से हमारी एलियोरॉन लेयर ने, जो कि प्रोटीनिएशियस नेचर की होती है। फिर हमें ये स्क्यूटेलम देखने को मिला, शील्ड शेप का कॉटलेडन, शील्ड शेप का कॉटलेडन जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूटेलम। और मोनोकॉट है तो कितने कॉटलेडन, ऑब्वियसली एक सिंगल। फिर एम्ब्रियोनल एक्सिस हमें देखने को मिली जिसके अंदर हमें प्लीम्यूल दिखा और इधर रेडिकल दिखा। प्लीम्यूल का कवर कौन है, हमारा कॉलियोप्टाइल। अब आप ये चीज़ देखो, कॉलियोप्टाइल में भी पी है, प्लीम्यूल में भी पी है और फोटोट्रोपिज्म भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी यानी प्लीम्यूल के ऊपर कवरिंग चढ़ी होगी कॉलियोप्टाइल की और रेडिकल के ऊपर चढ़ी होगी कॉलियोराइजा की। इन दोनों में आर है। अब बात आई क्या कि कॉलियोप्टाइल की जो टिप है, ये जो कॉलियोप्टाइल की टिप है कैनरी ग्रास के अंदर, ये प्रोड्यूस करती है हमारा एक सब्सटेंस जो कि फोटोट्रोपिज्म शो करता है। ये चीज़ एनसीईआरटी ने बोली, तो ये लिंक कर पाए आप लोग कि कॉलियोप्टाइल क्या चीज़ थी।
अब क्या है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कोलियोप्टाइल जो है हमारा कैनरी ग्रास का, इसने क्या किया है, रेस्पॉन्ड किया है यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन को। यूनिलैटरल का क्या मतलब है, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमारी हम लोग लाइट दे रहे हैं। सनलाइट अगर हम बात करें तो सनलाइट इज़ नॉट यूनिलैटरल। सनलाइट जो है हर डायरेक्शन से उसके ऊपर जो है रेज होगी। आप इस चीज़ को देखो, ये हमारा अगर टिप है कोलियोप्टाइल का, दिस इज़ द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल कैनरी ग्रास का, तो ये एक डायरेक्शन से, सिर्फ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। इसी इल्यूमिनेशन को कहा यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन। अब जब ये कोलियोप्टाइल जो है हमारा कैनरी ग्रास का, ये रेस्पॉन्ड कर रहा है यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन को, तो ये रेस्पॉन्ड किस तरीके से कर रहा है, इसका रेस्पॉन्स क्या है, इसका नेचर ऑफ रेस्पॉन्स ये है कि लाइट सोर्स की तरफ हमारा ये जो कोलियोप्टाइल है ये ग्रो करना शुरू कर देगा। अब कोलियोप्टाइल किसकी शीथ है, कोलियोप्टाइल आपने यहाँ देखा, कोलियोप्टाइल जो है प्लीम्यूल की शीथ है। और प्लीम्यूल किस चीज़ को ग्रो करता था, तो प्लीम्यूल करता था हमारे शूट को, यानी स्टेम का इनिशिएशन करता था ये। अब बात आई क्या, कोलियोप्टाइल जो है हमारी शूट फॉर्म करेगा, रूट हमारी किससे निकलती थी, रेडिकल से निकलती थी। बहरहाल हम लोग बात कर रहे हैं कोलियोप्टाइल की, तो कोलियोप्टाइल जो है हमारा यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन शो कर रहा है। किस तरीके से, ये फोटोट्रोपिज्म शो कर रहा है। फोटोट्रोपिज्म का क्या मतलब है कि ये मूव कर रहा है फोटो यानी लाइट की तरफ, इट इज़ ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। और यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन करी है हमें, तो ये क्या देखने को मिलेगा कि जिस तरफ से लाइट आ रही है ये उस तरफ मुड़ जाएगा। यही चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ शो करी है। एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सिन। कोलियोप्टाइल का कौन सा पार्ट, टिप है कोलियोप्टाइल की, जो कि क्या है, सोर्स है हमारे ऑक्सिन नाम के फाइटो हार्मोन का। और एरोज जो हैं इस डायग्राम के अंदर वो इंडिकेट कर रहे हैं कि लाइट हमने किस डायरेक्शन से इल्यूमिनेट करी है। फिर बात आई क्या कि आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए और इसके अंदर फिर ये कंक्लूड किया गया कि जो कोलियोप्टाइल है हमारा, उसकी जो टिप है वो एक ऐसी साइट है जहाँ से एक सब्सटेंस निकलता है जो ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस रखता है, यानी ट्रांसमिट होकर के इन्फ्लुएंस कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे के पूरे कोलियोप्टाइल, एंटायर कोलियोप्टाइल जो है वो बेंड कर जाता है। फिर बात आती है हमारे दूसरे साइंटिस्ट के बारे में, एफ.डब्ल्यू. वेंट नाम के हमारे साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किस पेड़ के अंदर काम किया है, ओट सीडलिंग्स के अंदर काम किया है। और इन्होंने ये बोला कि इन्होंने क्या करके दिखाया, ओट सीडलिंग्स की टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल के अंदर से ऑक्सिन को आइसोलेट करके हमारे एफ.डब्ल्यू. वेंट ने दिखाया। और डार्विन किस पे काम कर रहे थे, बाप बेटा ये दोनों किस पे काम कर रहे थे, कैनरी ग्रास पे। और एफ.डब्ल्यू. वेंट ने किसके अंदर करके दिखाया, ओट सीडलिंग के अंदर करके दिखाया। एनसीईआरटी की ये सारी बातें हैं हमारे ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में। दिस वाज ऑल अबाउट द ऑक्सिन से डिस्कवरी। फिर हम लोग मूव कर रहे हैं कि हमारा जिब्रेलिक एसिड की हमने डिस्कवरी कैसे करी है। तो भाई एक ई कुरासावा नाम के साइंटिस्ट थे हमारे, ये बात कर रहे थे किसके, एक फूलिश सीडलिंग डिजीज़ है जिसको आप बकेन डिजीज़ भी कहते हो। बकेन डिजीज़ या फूलिश सीडलिंग डिजीज़ किसके अंदर देखने को मिलती है हमें, राइस यानी चावल के सीडलिंग्स में देखने को मिलती है। इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो फंगस है। और उस फंगस का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। जिब्रेला फ्यूजिकुरोई ये एक फंगस है जो कि हमारे राइस सीडलिंग्स को क्या करती है, डिजीज़ कॉज करती है, फूलिश सीडलिंग डिजीज़। अब ई कुरोसावा नाम के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिपोर्ट किया कि भाई सिम्टम्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम जो है, सिम्टम देखने को मिल गया किसके, डिजीज़ के। कहाँ पर, राइस सीडलिंग्स के अंदर, जब मैंने इनको स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस से ट्रीट किया है। यानी जब मैंने राइस सीडलिंग्स के अंदर ये ट्रीट किया है क्या, स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस। तो ये जो फंगस जब मैंने इस राइस सीडलिंग के अंदर वो करी है, एक्सपोज करी है, तो इस फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकुरोई ने क्या किया, एक एक्टिव सब्सटेंस को रिलीज़ किया और ये डिजीज़ कॉज कर दी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बकेन या फूलिश बेवकूफ़ सीडलिंग डिजीज़। ब से बकेन, ब से बेवकूफ़, तो फूलिश सीडलिंग डिजीज़ ऑफ या बकेन डिजीज़ ऑफ राइस सीडलिंग्स कौन कॉज करता है, एक फंगस कॉज करती है। और उस फंगस का नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकुरोई। और ये साइंटिस्ट कौन थे हमारे, ई कुरोसावा।
फिर बात आई क्या, द एक्टिव सब्सटेंस, ये बाद में आइडेंटिफाई हुआ क्या है कि जिब्रेलिक एसिड है। तो अब तक हम लोग 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके। ऑक्सिन के केस में हमने किसके बारे में पढ़ा, ऑक्सिन के केस में हमने पढ़ा चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन, ये दोनों बाप बेटा थे। और फिर F.W. वेंट ने हमारा ये काम किया, इसको आइसोलेट किया। इन दोनों ने काम किया था कैनरी ग्रास के ऊपर, और F.W. वेंट ने किसके ऊपर काम किया था, ओट सीडलिंग्स के ऊपर। ठीक है। फिर दूसरा हम लोग साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं हमारा ई कुरोसावा, इन्होंने किसके ऊपर काम किया है, हमारा स्टेराइल फिल्ट्रेट जो फंगस के हैं, क्या कौन सी फंगस है हमारी, जिब्रेला फ्यूजिकुरोए। इन्होंने राइस सीडलिंग्स को इन्फेक्ट किया हुआ है, डिजीज़ कॉज करी हुई है, बकेन या फूलिश डिजीज़, फूलिश सीडलिंग डिजीज़। ये जिब्रेलिक एसिड था हमारा। तीसरी डिस्कवरी जो हमने बात करनी है वो क्या है, अच्छा अब उसके बारे में बात करें। अब ये देखो, एफ स्कूग नाम के साइंटिस्ट हैं और उनके कोवर्कर्स, या तो एनसीईआरटी ऐसे लिख देती है ये साइंटिस्ट और उनके कोवर्कर्स, या दूसरा तरीका क्या है, ये साइंटिस्ट और एट ऑल। ये एट ऑल का क्या मतलब है कि एंड हिज कोवर्कर्स, यानी मिलर और उनके कोवर्कर्स, इसका ये मतलब है। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि एफ स्कूग और उनके कोवर्कर्स ने क्या किया कि अगर आप इंटरनोडल सेगमेंट्स को ले लो और उसके अंदर जो है टोबैको स्टेम के इंटरनोडल सेगमेंट्स को ले लो आप टोबैको की स्टेम में से। ऑब्वियसली इंटरनोड्स और नोड्स किस पे होते हैं, स्टेम पे होते हैं, रूट पे नहीं होते। इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ द टोबैको स्टेम जो होती है, इसको आप क्या कहो, इसमें से आप क्या कलेक्ट कर लो, कैलस ले लो। व्हाट इज़ कैलस पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ कैलस, अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स इज कॉल्ड कैलस, यानी ये सेल्स कैसे हैं, टोटी पोटेंट हैं, ये कुछ भी फॉर्म कर सकते हैं। अब बात आई क्या कि जो कैलस है, आप इस कैलस के अंदर जब तक आप ऑक्सिन के अलावा जब तक आप काइनेटिन नाम का सब्सटेंस नहीं डाल रहे हो तब तक ये प्रोलिफरेट नहीं कर रहा। आप इस चीज़ को देखो कि आप क्या कर रहे हो, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ द टोबैको स्टेम उठा रहे हो और उसके अंदर से कैलस निकाल रहे हो। कैलस क्या है, एक मास है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का। ये प्रोलिफरेट सिर्फ और सिर्फ कब कर रहा है, जब आप ऑक्सिन की प्रेजेंस में, इन एडिशन टू दी ऑक्सिन्स, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या क्या डालोगे, या तो एक्सट्रैक्ट डाल दो वेस्कुलर टिश्यू का, या यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दो, या कोकोनट का मिल्क डाल दो, या डीएनए डाल दो। ये 4 चीज़ें एनसीईआरटी ने आपको बोली। या तो आप क्या करो, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वेस्कुलर टिश्यू डाल दो, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट डाल दो, कोकोनट मिल्क डाल दो और डीएनए डाल दो। इन चारों में से अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्या मिल रहा होगा हमें, एक साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाला एक्टिव सब्सटेंस मिल रहा होगा जो कि इसके अंदर प्रोलिफरेशन को हेल्प करेगा। अब एक स्टेटमेंट याद रखना, साइटोकाइनिन फॉर शूट और ऑक्सिन फॉर रूट, ये चीज़ ध्यान रखना। साइटोकाइनिन डालेंगे तब शूट की फॉर्मेशन होगी। यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ दिखाई कि एफ स्कूग ने देखा कि इंटरनोडल सेगमेंट्स के जो कैलस हैं हमारे, वो प्रोलिफरेट तब कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तब कर रहे हैं जब किसी भी सोर्स से हम लोग क्या डाल रहे हैं, काइनेटिन डाल रहे हैं। दूसरे हमारे साइंटिस्ट क्या हैं, मिलर एट ऑल। मिलर और उनके कोवर्कर्स ने लेटर आइडेंटिफाई किया, बाद में आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज भी किया हमारे साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाले एक एक्टिव सब्सटेंस को, जिसका नाम उन्होंने काइनेटिन रखा। तो काइनेटिन टर्म जो है किसने दिया था, मिलर एट ऑल ने दिया था। अब बात आती है, अब तक आप कितने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सिन के केस में आपने किसके बारे में पढ़ा, डार्विन और डार्विन के बारे में पढ़ा, डार्विन बाप बेटा। और फिर बात करी F.W. वेंट की। F.W. वेंट ने ओट सीडलिंग्स के अंदर काम किया, इन्होंने हमारी कैनरी ग्रास के अंदर काम किया। फिर आपने जिब्रेलिन के अंदर बात करी ई कुरोसावा की। ई कुरोसावा ने किसके अंदर बात करी थी, राइस सीडलिंग्स के अंदर, फूलिश सीडलिंग डिजीज़ या बकेन डिजीज़, और फंगस कौन सी थी इसके अंदर, जिब्रेला फ्यूजिकुरोए। तीसरी बात आ रही है आपकी एफ स्कूग और उनके कोवर्कर्स की। इन्होंने टोबैको स्टेम के अंदर बात करी है, टोबैको स्टेम के अंदर बात करी है। और मिलर एट ऑल भी आ गए हमारे। अब तक आपने 5 साइंटिस्ट के नाम पढ़ लिए। डार्विन एक, फिर दूसरे, तीसरे हमारे ये, चौथे एफ स्कूग और ये मिलर 5। फिर बात आ रही है हमारा क्या, हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, हमारे एब्सिसिक एसिड की तरफ।
अब एब्सिसिक एसिड की बात जब एनसीईआरटी कह रही है तो क्या होता है कि इसके अंदर आपको ये याद रखना, मैंने 3 इधर लिखा भी हुआ है कि इसके अंदर ये 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस चल रही थी अलग अलग जगह पे। इन तीनों रिसर्चेस का कंक्लूजन क्या निकला कि भाई आप एक चीज़ पता, हमने इन 3 रिसर्चेस से क्या मालूम चला कि प्योरिफिकेशन और केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 अलग अलग काइंड ऑफ इनहिबिटर्स हुआ है। इन्होंने क्या काम किया, प्योरिफिकेशन करी और केमिकल कैरेक्टराइजेशन करी 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स की। क्या क्या नाम रखे गए, इनहिबिटर बी नाम रखा गया, एब्सिशन 2 नाम रखा गया और डॉर्मिन नाम रखा गया। बाद में पता चला लेटर ऑल द 3 वर प्रूवन टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में पता चला कि ये जो तीनों रिसर्चेज हुई और तीनों ने जो हमें प्रोडक्ट्स दिए, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन, ये तीनों के तीनों एक ही चीज़ के 3 नाम हैं क्योंकि ये केमिकली आइडेंटिकल हैं। बाद में हमने इन तीनों का नाम चेंज करके एब्सिसिक एसिड रख दिया। इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड और क्या क्या कहलाया जा सकता है, डॉर्मिन भी कह सकते हो आप इसको, एब्सिशन भी कह सकते हो, इनहिबिटर बी भी कह सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन एक यहाँ से भी बहुत अच्छा बन सकता है जब आपसे काइनेटिन या साइटोकाइनिन की बात करी जाएगी कि काइनेटिन के सोर्स में क्या क्या, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वैस्कुलर टिश्यू आप यूज़ कर सकते हो, यीस्ट का एक्सट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, कोकोनट मिल्क आप यूज़ कर सकते हो और डीएनए भी यूज़ कर सकते हो। 2 चीज़ों का एक्सट्रैक्ट है, एक वैस्कुलर टिश्यू का या यीस्ट का, या फिर डीएनए और कोकोनट मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क या कोकोनट डीएनए। बहरहाल आगे हम लोग बात करें। अब एनसीईआरटी आगे क्या कह रही है, लास्ट में बात करी इसने, एच कजिन्स नाम के हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कंफर्म किया कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है किसके अंदर से, पके हुए संतरों में से, राइपन्ड ऑरेंजेस में से, और ये हैसन कर दे रहा है यानी फास्ट कर रहा है, इसको एक्सेलरेट कर रहा है राइपनिंग यानी पक जाने को, ऑफ स्टोर्ड अनराइपन्ड बनानाज। जो केले जो हैं हमारे, जो कच्चे हैं और जो हमने स्टोर कर रखे हैं हरे कलर के जो रहते हैं, इनके अंदर जो राइपनिंग है वो फासन हो गई है बहुत तेज़ी से, अब हैस्टेंड हो गई है, मतलब एक्सेलरेट तेज़ कर दिया है इसने। यानी एक वॉलेटाइल का क्या मतलब कि जो हमारा गैसियस टाइप का हो, वॉलेटाइल है हमारा, एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज़ हो रहा है जो वॉलेटाइल है। किस में से रिलीज़ हो रहा है, राइपन्ड संतरों में से रिलीज़ हो रहा है, निकल संतरे में से रहा है और किसकी राइपनिंग कर दे रहा है, हमारे बनानास की। कच्चे केले जो हैं वो पकने लग गए हैं अगर उनको पके हुए संतरों के साथ रखा गया हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखो। अब बाद में पता चला कि जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है ये हमारा इथाइलिन है जो कि एक गैसियस पीजीआर है। दिस वाज ऑल अबाउट क्या किस तरीके से डिस्कवरी हुई थी। अब हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज करें तो आपने ऑक्सिन के केस में क्या डार्विन और डार्विन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे काम किया, और फिर इसको कैरेक्टराइज और आइसोलेट किसने किया है, एफडब्ल्यू वेट ने किया है, टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल से, किसकी, ओट सीडलिंग की। फिर आपने बात करी किसके बारे में, ई कुरोसावा के बारे में। यहाँ पर बात आई थी जिब्रेलिक एसिड की, जो कि हमें किसमें, राइस सीडलिंग्स की एक बीमारी है जिसका नाम है फूलिश सीडलिंग डिजीज़, बेवकूफ़ सीडलिंग डिजीज़ या बकेन डिजीज़। फंगस कॉज करती है जिब्रेला फ्यूजीकुरोय, और इसके अंदर आपने देखा क्या कि ई कुरोसावा ने क्या शो करा था हमारा कि भाई स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ फंगस को जब इन्होंने एक्सपोज किया हमारे राइस सीडलिंग्स को तो इसके अंदर बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिल गए। फिर एफ स्कूग और उनके कोवर्कर्स ने क्या किया, तंबाकू के स्टेम्स के अंदर कैलस को प्रोलिफरेशन को शो किया कि जब तक आप इन 4 चीज़ों में से कुछ नहीं डालते तब तक इनकी प्रोलिफरेशन नहीं शुरू होती है। तो हमें ये मिल गया साइटोकाइनिन फॉर शूट और ऑक्सिन फॉर रूट। साइटोकाइनिन जब तक नहीं डालोगे तो शूट फॉर्मेशन नहीं होगी। यहाँ पे ही ये चीज़ आप समझ सकते हो कि भाई अगर ऑक्सिन डाला हुआ है उसके बाद भी आपका काम नहीं हो रहा जब तक आप साइटोकाइनिन नहीं डाल रहे हो। मिलर एट ऑल यानी मिलर एंड उसके कोवर्कर्स ने क्या शो करा हमें, साइटोकाइनेसिस प्रमोट करने वाला एक एक्टिव सब्सटेंस जिसको काइनेटिन नाम दिया मिलर एट ऑल ने। फिर हमारा 3 आए ये एब्सिशन 2, डॉर्मिन और इनहिबिटर भी जो हमारे एब्सिसिक एसिड थे। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेज चल रही थी जिसमें से ये प्रूव हुआ था। फिर एच कजिन्स हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने संतरे पे काम किया। संतरे थे हमारे पके हुए संतरे में से हमारा एक गैसियस पीजीआर इथाइलिन निकल रहा था जिन्होंने हमारे कच्चे केलों को पका दिया। ये वाली बात थी। इस तरीके से आप एनसीईआरटी के अंदर अपना ये आइसोलेट करके भी निकाल सकते हो साइंटिस्ट के नाम, इस तरीके से आपको इजीली याद हो जाएगा। बात करें अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि जो हमारे पीजीआर्स हैं ये स्मॉल हैं और सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये डाइवर्स है।
अब किस तरीके से है आपकी ये केमिकल कॉम्पोजिशन, या तो ये इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब इंडोल कंपाउंड्स हो सकते हैं, एडिनाइन डेरिवेटिव्स ये हो सकते हैं, कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव्स ये हो सकते हैं, टर्पीन्स हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं। 5 पीजीआर, 5 कैटेगरीज। अब इंडोल कंपाउंड कौन है हमारा, ऑक्सिन, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड। एडिनाइन के डेरिवेटिव्स, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। N6 फरफ्यूराइल अमीनो प्यूराइन या काइनेटिन, ये हमारा क्या हो गया, एडिनाइन का डेरिवेटिव क्या है, साइटोकाइनिन, इसके नाम में ही आ रहा है निन, साइटोकाइनिन। फिर इंडोल वाला तो आपको IAA से याद रहेगा कि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है ऑक्सिन ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड। फिर कैरोटिनॉइड्स के अंदर आप याद रखना पड़ेगा कि ये एब्सिसिक एसिड है, जिसको ABA भी लिखते हैं। टर्पीन्स हमारे जिब्रेलिक एसिड हैं, जिसको GA3 जिब्रेलिक एसिड थर्ड जो मोस्ट पॉपुलर है। फिर गैसेस की बात करें तो इथाइलिन, जिसका केमिकल फार्मूला ये लिखा हुआ है। फिर NCERT आगे बात कर रही है क्या कि PGRs को आप ब्रॉडली 2 ग्रुप्स के अंदर बांट सकते हो। किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। फंक्शन कैसे हो सकते हैं, या तो ये प्लांट ग्रोथ के प्रमोटर्स हो सकते हैं या ग्रोथ इनहिबिटर्स हो सकते हैं। अब जो प्रमोटर्स हैं उनके अंदर क्या क्या माना जाता है, ऑक्सिन को मानते हैं, जिब्रेलिन को मानते हैं और साइटोकाइनिन को मानते हैं। और ग्रोथ इनहिबिटर्स को किसके अंदर डालते हैं, तो एब्सिसिक एसिड हमारा ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर रखा जाता है। बात करें हमारे 5वें PGR की, उसको हम लोग डिफरेंट कलर से लिखेंगे क्योंकि इसका काम अलग है। तो इथाइलिन जो है ये फिट कर जाता है दोनों में से किसी भी ग्रुप के अंदर, लेकिन लार्जली एक इनहिबिटर है ये ग्रोथ एक्टिविटीज़ का। तो आपने ये चीज़ इस पैराग्राफ से समझी कि हमारे जो हम PGRs हैं, आप इसको किस बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो। पहला ग्रुप है जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, दूसरा ग्रुप है क्या, जो प्लांट ग्रोथ के इनहिबिटर्स हैं। ग्रोथ प्रोमोटर्स इन जनरल कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर्स कौन है हमारा, एब्सिसिक एसिड। जो बात करें 5वें की, इथाइलिन जो है हमारा वो किसी में भी फिट हो सकता है, वो प्रमोटर भी है, इनहिबिटर भी है, लेकिन लार्जली एक इनहिबिटर है ग्रोथ एक्टिविटीज़ का। अब NCERT डायरेक्टली रीड कर लेते हैं। 1 ग्रुप्स ऑफ द PGR आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं वो इंपॉर्टेंट है कि सेल डिवीजन हो रहा है, इसका मतलब ग्रोथ प्रमोट हो रही है। सेल एनलार्ज कर रहा है, इसका मतलब ग्रोथ प्रमोट हो रही है। पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है तो भी ग्रोथ प्रमोट हो रही है। ट्रॉपिक ग्रोथ हो रही है, फ्लावरिंग शो हो रही है, फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, सीड फॉर्मेशन हो रहा है, इस सब का क्या मतलब है, हमारा ग्रोथ प्रमोशन हो रही है। अब बात करें क्या, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, जैसे ये तीनों। फिर PGR ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिस्पॉन्सेज टू वुंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। अब आप इस चीज़ को गौर करो कि जो दूसरा ग्रुप है, दूसरा ग्रुप कौन सा, आपका ग्रोथ इनहिबिटिंग जो ग्रुप्स है, उसका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है किसके लिए, इन रेस्पॉन्सेज टू वुंड्स एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ओरिजिन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत सोचो कि भैया वो जो है ग्रोथ प्रमोट कर रहा है तो वो बुरा हो गया, नहीं, वो बुरा नहीं है, वो बहुत फ़ायदा कॉज कर रहा है। कैसे कि ये जो हमारा वूंड्स हैं और जो स्ट्रेस आ रहे हैं बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन से, इसके लिए ये रिस्पॉन्स शो करता है। इसके लिए कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, किनका, जो ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं। अब बात आई क्या कि दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, जैसे क्या चीज़, डोरमेंसी और एब्सिशन। डोरमेंसी की स्टेट में हमारा सीड पड़ा रहता है कितने टाइम तक, एब्सिशन हो गया कि भाई हमारा एब्सिशन शो करना है, तो उस सब के अंदर भी हमारे को ग्रोथ इनहिबिटिंग जो हमारे प्लांट हार्मोन्स हैं उनका रोल देखने को मिलेगा। जो PGR हमारा एब्सिसिक एसिड है वो इस ग्रुप का है, और गैशियस हार्मोन जो इथाइलिन है वो दोनों में से किसी में भी आ सकता है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ के अंदर हम लोग एक एक अपने PGR को डिस्कस करते जाएंगे कि इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं। मैंने बहुत ईजी तरीके से निमोनिक्स के थ्रू इनका फंक्शन याद करने का एक तरीका डिड्यूस किया था अपने टाइम में, और उसी से मैं आपको इस सब को पढ़ाने वाला हूँ। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन वीडियोस को देखना और उन्हीं ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपको किसी भी तरीके की परेशानी इनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वाले पोर्शन में नहीं आने वाली है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो।